चलिए शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे, जो टॉपिक है आज का, हाउ टू अंडरस्टैंड टेल वर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्न के अंत में जो पुछल्ले शब्द होते हैं उनके मतलब क्या है। कल जो हमने क्लास की थी उसी का ये अगली कड़ी है। कल राइटिंग स्किल के संदर्भ में हम बात कर रहे थे कि प्रश्न को समझना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है, स्पेशली यूपीएससी में। तुलनात्मक दृष्टि से यूपी बिहार के प्रश्न तो आसान होते हैं, लेकिन यूपीएससी के जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, प्रश्नों को सही ढंग से समझ लेना ही आधी जंग जीतने के समान होता है। और प्रश्न को समझने में ही जो टेल वर्ड है उस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। अक्सर कई बार लोग जल्दीबाजी में ऐसा नहीं करते हैं, बस मेन बॉडी प्रश्न की पढ़ी और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना शुरू कर दिया, जबकि लास्ट में क्या टेल वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आंसर बदलता है। कमेंट लिखा है तो आंसर कुछ और होता है, और डिस्क्राइब लिखा है तो आंसर कुछ और हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है प्रश्न के अंत में दिए गए टेल वर्ड्स को समझना। तो आज कुछ जो ज़्यादा पॉपुलर टेल वर्ड हैं हम उन पे बात करेंगे कि उनके मतलब क्या होते हैं। जब आपके सामने प्रश्न में उस तरह के टेल वर्ड आएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, और हर टेल वर्ड में एक एक प्रश्न के एग्जाम्पल के साथ उस बात को समझेंगे ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात को समझा जा सके। तो आज का टॉपिक, हाउ टू अंडरस्टैंड टेल वर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य एक बार पहले भी मैंने चर्चा की, दोबारा एक बार मुझे लगा कि हम यहाँ रिकॉल करें, क्योंकि ये जो बातें हम कर रहे हैं सारी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में ही हो रही हैं बातें। राइटिंग स्किल के डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए ही जरूरी है, और मुख्य परीक्षा का उद्देश्य फिर यहाँ हमारे दिमाग में होना चाहिए जबकि हम राइटिंग स्किल की बात कर रहे हैं, जबकि हम टेल वर्ड को समझने की बात कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा के उद्देश्य में हम देख रहे हैं कि क्लियरली लिखा है यूपीएससी ने, हम उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे कि यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली एक एक बात लिखता है। इंटरव्यू का पर्पस क्या होगा लिखा है, मुख्य परीक्षा का पर्पस क्या होगा लिखा है। तो यूपीएससी ने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया है अपने नोटिफिकेशन में, जो ये डिफरेंट लेवल या स्टेज होते हैं एग्जामिनेशन के, कि किसका पर्पस क्या होता है। तो मुख्य परीक्षा के उद्देश्य के बारे में यूपीएससी ने लिखा है कि मुख्य परीक्षा का उद्देश्य किसी विद्यार्थी में इस बात का पता लगाना नहीं है कि उसके पास किसी विषय की कितनी ज़्यादा जानकारियां हैं। फैक्ट कलेक्शन ये पता लगाना उद्देश्य नहीं होता है मुख्य परीक्षा का। विकिपीडिया कोई नहीं बन सकता, और ना यूपीएससी वो चाहता है। उसकी स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है ये भी हमें पता नहीं लगाना कि रटंत विद्या कितनी है, बल्कि इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि उसकी इंटेलेक्चुअल पावर या बौद्धिक क्षमता कितनी है, और वह अपने विषय को कितनी गहराई से समझता है। विषय की समझ की गहराई। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य इस बात को पता लगाना है, और स्वाभाविक सी बात है, हम बात कर रहे थे कि 150 या 200 या 250 शब्द में जो आपने आंसर लिखा है बस उसी से जांच होनी है समझ की गहराई की। स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले तो यही देखा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। और क्वेश्चन की डिमांड का ही पार्ट है कि आपसे कमेंट करने के लिए कहा गया था, या क्लैरिफाई करने के लिए कहा गया था, या एग्जामिन करने के लिए कहा गया था। तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये जानना कि प्रश्न के अंत में टेल वर्ड है वो क्या,
क्योंकि मैंने कहा उसके अकॉर्डिंग आंसर बदलेगा और वहीं से पता लगेगा कि आपको विषय की समझ, टॉपिक की समझ कितनी है या नहीं है। तो इस जो ये उद्देश्य है परीक्षा का, उसके जानने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए ये बहुत जरूरी पक्ष है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए आप प्रश्न के अंत में दिए गए पारिभाषिक शब्द या टेल वर्ड की एनालिसिस, जो एक जैसे शब्द हैं जिनके मतलब एक जैसे हैं वो एक ही साथ लिख दिए गए हैं कि ताकि वहां फिर कंफ्यूज आप ना हो। तो बहुत सारे एक ही मतलब के शब्द होते हैं। तो देखिए कितने सारे शब्द यहाँ लिखे हैं जिनका मतलब एक ही है। व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, समझाइए, विस्तार कीजिए, वर्णन कीजिए, विवरण दीजिए, प्रकाश डालिए। अगर ये कोई भी टेल वर्ड है तो इनका मतलब एक ही है। इंग्लिश में एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्कस, या प्रकाश डालिए तो लाइट, गिव लाइट, या जो भी। तो मुख्यतः अंग्रेजी में यूज किया जाता है यही एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्कस, और हिंदी में कई सारे और शब्द आप देख रहे हैं, मतलब इन सब का एक ही होता है। और क्या मतलब है तो देखिए फिर वो यहाँ व्याख्या भी की गई है कि इन शब्दों का मतलब क्या है। अगर प्रश्न के अंत में इनमें से कोई टेल वर्ड है तो आपको उसके आंसर में किस बात का ध्यान रखना है। प्रश्न में उल्लिखित कथन या विचार का सरलीकरण करना। सीधे शब्दों में कहें तो जो बात 2 लाइन में लिखी है बस उसको 20 लाइन में कर देना। 2 लाइन की बात को 20 लाइन में लिखना। दिए गए कथन का सरलीकरण करना, जो कि संभवतः कठिन प्रतीत होता है। अर्थात व्याख्या के अंतर्गत सरल एवं सहज तरीके से कथन को समझाना या कथन के बारे में कुछ इस तरह से लिखना होता है कि ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। दिए गए कथन की व्याख्या मतलब हमने कहा 20 शब्द में लिखा है कथन, तो उसे 150-200 जितने में कहा गया है हम उसे डिटेल कर दें आसान शब्दों में उसकी व्याख्या। वर्णन और विवरण, यद्यपि मैंने यहां कहा आपसे कि सब समान अर्थ है, फिर भी थोड़ा और क्लियर किया गया है कि अगर वर्णन विवरण लिखा है तो अपेक्षा की जाती है कि आपके आंसर में फैक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होने चाहिए। तो रेशियो का अंतर होता है, मतलब वही है, सब पर्यायवाची हैं, तो मतलब है दिए गए कथन को डिटेल हमें कर देना है, बस आसान शब्दों में 150-200 जितने शब्द में कहा गया है डिटेल करना है। लेकिन फिर ध्यान रखना है कि अगर वर्णन या विवरण है तो इसमें थोड़ा सा फैक्ट हमें बढ़ाना पड़ता है, कुछ फैक्चुअल नॉलेज डालना जरूरी हो जाता है वर्णन या विवरण में। एक एग्जाम्पल से समझें इस बात को। प्रश्न कल हमने किया था, व्याख्या कीजिए ही था, देखिए शब्द उसमें। कल ओवरऑल हम राइटिंग स्किल के संदर्भ में बात कर रहे थे उस प्रश्न की, आज स्पेशली व्याख्या कीजिए के संदर्भ में देखें उसी प्रश्न को। व्याख्या कीजिए या एक्सप्लेन। तो क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है?
व्याख्या कीजिए। मतलब लगभग देखिए 20 शब्द में ये प्रश्न लिखा है, इसी को हमें बढ़ा के 150 शब्द में कर देना है। कल मैंने बताया था आंसर इसका। हमें बस इसी बात को डिटेल डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। तो हमें दिखाना है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार के 3 अलग अलग अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों को अलग अलग कार्य संपन्न करने चाहिए। विधायिका कानून बनाने का काम करे, लॉ मेकिंग एजेंसी है लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका उन्हें लागू इम्प्लीमेंट करे और न्यायपालिका जस्टिस दे, न्याय प्रदान करे, लोगों के विवाद निपटाए। जब मोनार्की राजतंत्र हुआ करता था तब ये नहीं होता था सेपरेशन ऑफ पावर, तब राजा ही तीनों अंगों के कामों को अकेले करता था। सर्वोच्च कानून निर्माता भी वही था, कार्यपालक भी और अंतिम न्यायाधीश भी। जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जन्म हुआ तब फिर ये प्रिंसिपल आया है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, जहां ये व्यवस्था की गई है कि अलग अलग कार्य किसी एक ही व्यक्ति या संस्था को देने से बेहतर है कि अलग अलग संस्थाओं में बांट दिए जाए। कारण कि जब ज्यादा काम, ज्यादा सत्ता होते हैं किसी एक के पास, तो उनके मिसयूज, उनके दुरुपयोग की आशंका भी ज्यादा होती है। डेमोक्रेसी में हमें लोगों के हितों को, अधिकारों को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए जरूरी है कि कोई संस्था बहुत जरूरत से ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाए। तो इसलिए अलग अलग व्यक्तियों, संस्थाओं को अलग अलग कामों की जिम्मेदारी दे दी जाए। मॉन्टेस्क्यू ने सिद्धांत दिया, दुनिया के देशों ने, लोकतांत्रिक देशों ने अपनाया। भारत में भी हमने लोकतंत्र की स्थापना की। सरकार के 3 अंग हैं, हमने भी तीनों के इन कार्यों का विभाजन किया है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका न्याय। लेकिन हमने इन तीनों अंगों के बीच में चेक एंड बैलेंस को अपनाया है, नियंत्रण एवं संतुलन, जिसमें हर अंग की भूमिका दूसरे अंग के कामों में देखी जाती है। और संसदीय लोकतंत्र या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाले देशों में ऐसा होता ही है। अमेरिका जैसे जो अध्यक्षीय शासन वाले देश हैं, वहां ज्यादा रिजिड या कठोरता पूर्वक जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है वो फॉलो होता है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में ये तीनों अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनके बीच में स्पष्ट विभाजक रेखा, वाटर टाइट कंपार्टमेंट में इनका डिवीजन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हमारे देश में बेसिकली चेक एंड बैलेंस है, हर अंग की भूमिका दूसरे अंग के कार्यों में। न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, कार्यपालिका के आदेशों की समीक्षा न्यायपालिका करती है। दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तीनों अंगों में चलता है इस तरह से चेक एंड बैलेंस। तो बस हमें जो दिया गया कथन है डिटेल 150 शब्द में उस बात को लिख देना है, हो गया। ना किसी भूमिका की जरूरत है, ना किसी निष्कर्ष की जरूरत है। तो जैसा मैं कल बता रहा था कि शब्द कम है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्रश्न के अनुसार हम तय करते हैं। अब यहाँ कोई ना भूमिका चाहिए, ना निष्कर्ष चाहिए, और दिए गए कथन की 150 शब्द में हम व्याख्या कर देंगे, बात हो जाएगी इस पर कि शक्ति पृथक्करण क्या है, शक्ति संतुलन क्या है, और हमारे संविधान ने कैसे शक्ति पृथक्करण के ऊपर शक्ति संतुलन को वरीयता दी है। 150 शब्द, 15 लाइन। भाई ऑन एन एवरेज देखें 8 से 10 शब्द आते हैं एक लाइन में, तो मतलब 15 से 20 लाइन लिखनी है। जितना मैंने बोला थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया होगा तो बस हो गया आंसर प्रश्न का। तो दिए गए कथन की व्याख्या कर देना, आसान भाषा में उसको लिख देना, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ क्या मतलब इसका। तो ये है व्याख्या कीजिए, डिस्कस करना या एक्सप्लेन करना। बहुत सारे प्रश्नों में आपको यही टेल वर्ड मिलेगा। आगे बढ़ें। दूसरा टेल वर्ड, दूसरा फिर बहुत पॉपुलर टेल वर्ड है, स्पेशली यूपीएससी में। यूपीएससी में तो बहुत सारे प्रश्न आपको यही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो तो कमेंट, टिप्पणी वाला ही होता है।
क्वेश्चन नंबर 1 के फिर 5 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट होते हैं, और वहां कमेंट ही करना होता है। तो यूपीएससी में बहुत पॉपुलर टेल वर्ड है कमेंट। कमेंट या टिप्पणी कीजिए, इसका मतलब क्या है? प्रश्न में उल्लिखित कथन के बारे में अपना दृष्टिकोण या मत प्रकट करना। अंतर देखिए, अब यहां दिए गए कथन के बारे में अपना दृष्टिकोण या मत प्रकट करना होता है। इस प्रकार के उत्तरों में सीधे सीधे दिए गए कथन पर अपने विचार देना है। ये विचार कथन से मेल खाते हुए भी हो सकते हैं या विरोध में भी। देखिए, दिए गए कथन के पक्ष में भी लिख सकते हैं हम, अगेंस्ट विरोध में भी लिख सकते हैं हम, और या एक बीच का रास्ता भी चुना जा सकता है। मतलब 3 तरह से आंसर लिखा जा सकता है कमेंट अगर लिखा है प्रश्न, और तीनों सही होगा। दिए गए कथन के पक्ष में लिख दें आप, दिए गए कथन के विपक्ष में लिख दें आप, बीच का रास्ता चुन लें आप। बस जो भी रास्ता चुने वो पर्याप्त तर्कों पर आधारित हो। दिए गए कथन का विरोध कर रहे तो आपके पास तर्क होना चाहिए, विरोध के पीछे जेन्युइन रीजन है, तो आपका आंसर सही है। उसी प्रश्न में व्याख्या की जगह अब टिप्पणी लिख दें हम कि भारत का संविधान शक्ति पृथक्करण की जगह शक्ति संतुलन को अपनाता है, टिप्पणी। तो अब 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो वही जिसकी अभी हमने बात की, मतलब आप उसके पक्ष में लिख दें कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि हमारा संविधान शक्ति पृथक्करण को नहीं अपनाता, शक्ति संतुलन को अपनाता है। कैसे? तो अभी जो हमने आंसर बताया वो वही आंसर। एकदम विपरीत भी लिख सकते हैं कि नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं, भारत के संविधान में तो पर्याप्त शक्ति पृथक्करण देखने को मिलता है। कैसे? तो तर्क के साथ हम बिल्कुल उल्टा आंसर भी लिख सकते हैं, पूरे नंबर मिलेंगे। और यह बीच का रास्ता भी कि कुछ मामलों में शक्ति पृथक्करण भी है किंतु कुछ मामलों में शक्ति संतुलन भी है, इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, एक ही प्रश्न का आंसर 3 तरीके से लिखा जा सकता है, तीनों सही होगा, बस अगर आपने पर्याप्त तर्क के साथ जो स्टैंड लिया है अपना उसे जस्टिफाई किया है तो। हाँ, जनरली फिर आपको बता दूं कि प्रयास यही किया जाता है कि आप पक्ष में ही लिखें। पूरी आजादी है, पूरी छूट है उसके अगेंस्ट लिखने की, बीच का रास्ता चुनने की, लेकिन सलाह यही दी जाती है कि पक्ष में ही लिखा जाए, वही बेटर है। इसलिए कि जो कथन जिसने दिया है, अगेन आपसे हमसे काफ़ी बड़ा विद्वान या जानकार है, उसकी अपनी कोई रिसर्च, कोई थ्योरी है, उसके बाद उसने वो कथन दिया है, तो यूं ही हम एक सिरे से उसके कथन को झुटला नहीं सकते किसी की कही बात को। कुछ ना कुछ तो उसमें होगा ना तर्क, उसकी रिसर्च होगी, मेहनत होगी लंबे समय की। तो अगर उसने वो कोई बात कही है तो बेहतर यही होता है कि हम आदर करें उसकी बात का और पक्ष में ही लिख दें। ज़्यादा है तो बीच का रास्ता चुन लें। तो विरोध वाले रास्ते को तो जनरली नहीं सलाह दी जाती है, हाँ, लेकिन कर सकते हैं आप, ऐसा आपत्ति नहीं है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर होता है कि तीनों में से आपको कौन सा स्टैंड चुनना है। अगर संविधान से जुड़ी बातें हों, व्यवस्थाएं हों, तब तो पक्ष में ही लिखना समझदारी है। सरकार से जुड़ी बातें हों तब भी पक्ष में ही लिखना समझदारी है। अब बाकी में भले आप
क्रांतिकारी हो के विरोध में भी लिख दें तो चल जाएगा, लेकिन संविधान के खिलाफ नहीं लिख सकते, सरकार के खिलाफ लिखना ठीक नहीं है। तो वहां तो फिर भाई दिए गए कथन की बस एक तरह से व्याख्या ही कर देनी होती है कमेंट में भी। लेकिन बार बार कह रहा हूं कि फ्रीडम आपके पास होती है, तीनों में से जिस रास्ते पे चाहें आप चल सकते हैं। किस रास्ते पे चलना है, तो कथन के नेचर को, उसके स्वरूप को समझने की जरूरत होती है। जैसे जस्ट मैंने कहा कि अगर संवैधानिक बात है, अगर सरकार से जुड़ी कोई बात है, तो बेहतर है कि आप पक्ष में ही लिखिए। खूब आजकल मुद्दा चर्चित है कि भारत में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। अब आपसे कहा जाए कमेंट कीजिए, कुछ भी हो जाए, मरते दम तक, अंतिम दम तक भी आपको यही कहना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खूब अच्छे से संविधान और लोकतंत्र बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां कभी आप ये नहीं कह सकते कि हाँ नहीं सही बात है ये तो, कि संविधान खतरे में है कि लोकतंत्र खतरे में। किसी हाल में हमने कहा मरते मर जाएं, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर सकते आप परीक्षा में कि हाँ ये बात जो लिखी है वो, उसमें तो यही दिखाना है कि 0% भी इस बात में 1% भी सच्चाई नहीं है, तो 100% बिल्कुल गलत बात है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक संस्थाएं, संविधान अपने स्वस्थ व्यवस्थाओं के अनुरूप काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कथन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कथन का नेचर क्या है, और उसके अनुसार फिर हमारा स्टैंड डिसाइड होता है कि पक्ष में जाएंगे कि विपक्ष में जाएंगे, और या बीच का रास्ता चुनेंगे। देखिए, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है। टिप्पणी कीजिए। The reservation of seats for women in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process. कमेंट 250 शब्द में आंसर लिखने के लिए कहा गया। तो देखिए, आप कीवर्ड निकालें तो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, मतलब पंचायती राज और नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटीज। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, उनके द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला इन संस्थाओं को, और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। कई राज्यों ने 50% तक आरक्षण दिया, बिहार में 50% आरक्षण, कई और राज्यों ने भी। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, वही वीमेन रिजर्वेशन, तो हमने कहा 1/3, और कई राज्यों ने तो 50% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृसत्तात्मक अभिलक्षण, पितृसत्तात्मक या पितृतंत्रात्मक मतलब पुरुषों का वर्चस्व वाली राजनीतिक व्यवस्था। स्वतंत्रता से लेके अब तक देखें आप तो, चाहे वो महिला प्रधानमंत्री हो, चाहे महिला राष्ट्रपति हो, या कहीं भी, सामने एग्जाम्पल है कि भाई अब तक एक महिला राष्ट्रपति हुई इंदिरा गांधी, और अब एक महिला प्रधानमंत्री हुई इंदिरा गांधी, दूसरी महिला राष्ट्रपति होने जा रही हैं। तो पितृतंत्रात्मक जो समाज है, और ये तो हम टॉप लेवल की बात कर रहे हैं, टॉप से लेके बॉटम तक जाएं तो वही स्थिति है। आज भी आप संसद में, विधानसभाओं में देखें कितनी महिलाएं एमपी एमएलएज हैं, मैक्सिमम 10-12%, 15% आबादी।
50% के आसपास। तो ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का एक कैरेक्टर है। जो समाज का चरित्र है पुरुष प्रधान समाज, तो वो राजनीति में भी वही दिखता है। तो प्रश्न कह रहा है कि हमने जब एक आरक्षण दे दिया स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को 73वें 74वें संशोधन से, लगभग 30 साल हो गए। प्रश्न 2019 में पूछा गया, 92 93 में हुए थे 73वें 74वें संशोधन, तब से 2019 मतलब लगभग 27 साल। आज हम बात करें तो लगभग 30 साल। तो 30 साल होने के बाद भी कहना है कि केवल सीमित प्रभाव है महिला आरक्षण का। तो चूंकि कमेंट करना है तो देखिए अब 3 रास्ते हैं। हम इस बात को स्वीकार करें कि हां सही बात है, प्रभाव तो सीमित ही है। हम इस बात को स्वीकार करें कि नहीं, बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। कैसे कह रहे हैं कि सीमित? इतना महिलाएं आगे आई हैं, इतना बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, हिस्सा ले रही हैं। एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन रही है। ये पंचायती राज के लिए, लेकिन वैसे एक बस। तो हम एकदम विपरीत लिखें कि नहीं, बहुत व्यापक प्रभाव है। 30 साल में तो इतना बदल गया हमारा देश और हमारा समाज। और या बीच का रास्ता की पहले से चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी और बेहतर करने की गुंजाइश है, आवश्यकता है। तो देखिए तीनों ऑप्शन, आप किसी भी स्टैंड को ले सकते हैं। बस अब डिपेंड यही करेगा कि जिस स्टैंड को लें उसके लिए आपके पास पर्याप्त तर्क होने चाहिए। तीनों सही होंगे, तीनों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस तर्क के साथ अपनी बात आप कह दीजिए। तो इस तरह के प्रश्न में बेहतर है कि बीच का रास्ता चुना जाए कि 30 साल में बहुत आगे बढ़े, हमने बहुत तरक्की की, हाँ लेकिन अभी और करना बाकी है, अभी कुछ हमें दिक्कतें भी दिख रही हैं। तो यहां बीच का रास्ता बेहतर है इस तरह के प्रश्नों में। ना पूरी तरह से हम इसको झुठला सकते हैं, ना पूरी तरह से इसको सपोर्ट कर सकते हैं। सच्चाई यही है तो वही हमें फिर लिखना है, बीच का रास्ता। बहुत अक्सर अखबार में केस स्टडी देखेंगे आपको, मैगजीन्स में हम बहुत सारी ऐसी केस स्टडी देंगे कि जहां बिहार हो, हरियाणा हो, देखिए आप कितनी निर्विरोध चुनी जा रही महिलाएं, 80-80 साल, 90-90 साल की पूरी महिला पंचायतें बन रही हैं। सरपंच से लेके जितनी पंच, सब महिलाओं को लोग चुन रहे हैं। कितने काम हो रहे हैं। बीबीपुर पंचायत हो हरियाणा की, या और बहुत सारी ऐसी पंचायतें रोड मॉडल। कई लड़कियां तो आजकल एमबीए के करने के बाद गांव में आके नौकरी छोड़ के मल्टीनेशनल की पंच सरपंच बन रही हैं, काम कर रही हैं। तो केस स्टडी के साथ हम दिखाएं कि 30 साल में बहुत बदलाव हुआ है। हाँ लेकिन कमियां भी हैं। एसपी कल्चर हमारे देश में है आज भी। एसपी कल्चर मतलब सरपंच पति कल्चर, के नाम के लिए महिलाएं सरपंच चुनी जा रही हैं, कामकाज लेकिन अभी भी उनके पति या घर के जो पुरुष सदस्य हैं वही संभाल रहे हैं। तो एसपी कल्चर तो फिर वो दिखाएं और तब कंक्लूड करें ये चीजें बहुत बेहतर हुई हैं 30 साल में, लेकिन अभी और बेहतर करने की गुंजाइश है और उसके लिए प्रयास जारी है। तो यहां सबसे बेहतर यही है। बाकी अब बार बार कह रहे कि मर्जी आपकी है कि आप तीनों में से कोई भी स्टैंड ले सकते हैं। तो कमेंट में हमें ज्यादा आजादी मिल जाती है। ज्यादा आजादी इसीलिए कि हम जिस रास्ते पे मर्जी चल सकते हैं, बस तर्क के साथ आगे बढ़ेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे। अगला देखिए, क्या आप सहमत हैं? डू यू एग्री? बहुत सारे प्रश्नों में आपको ये मिलेगा लिखा, क्या आप सहमत हैं? उन्हीं प्रश्नों में जोड़ दें। जैसे हमने कहा कि
भारत में लोकतंत्र खतरे में है, क्या आप सहमत हैं? भारत में संवैधानिक संस्थाएं संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं, क्या आप सहमत हैं? तो डू यू एग्री? उसी में कि महिला आरक्षण का सीमित प्रभाव पड़ा है, क्या आप सहमत हैं? तो इस पहलू पर सावधानी पूर्वक विचार करने की जरूरत होती है, क्योंकि अक्सर अधिकतर मामलों में हमें असहमति के बिंदु भी दर्शाने होते हैं। मतलब कहा जाए तो वो जो पीछे कमेंट में मैंने बताया, बीच का रास्ता, इसमें जनरली हमें ये करना होता है। उसमें तो ऑप्शन था कमेंट में, लेकिन इसमें जनरली यही करना होता है। जब पूछा जाए कि क्या आप सहमत हैं, तो दोनों पक्ष जनरली दिखाने होते हैं। अगेन फिर नेचर के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही प्रश्न के। क्या उसी प्रश्न में कि संविधान खतरे में है तो बिल्कुल नहीं होंगे सहमत, लेकिन कई ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं कि सहमति के बिंदु भी दिखाने होंगे और असहमति के भी, और तब फिर बीच के रास्ते के साथ कंक्लूड करना पड़ेगा। तो काफी कुछ प्रश्न के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इसीलिए लिखा है कि जब पूछा जाए सहमत हैं, डू यू एग्री, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम सहमत हैं, लेकिन यह भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम सहमत नहीं हैं। क्या आप सहमत हैं कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है? तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हम सहमत हैं राज्यपाल कैसे केंद्र का एजेंट है, लेकिन फिर ये भी दिखाना पड़ेगा कि नहीं, राज्यपाल केंद्र का एजेंट नहीं है, बल्कि राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या संवैधानिक प्रमुख है। वो बात सही है कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट है, लेकिन आधी सही है। तो अब आधी सही है तो फिर हमें तो दोनों सच दिखाने हैं ना। ये वाला आधा सच भी दिखाना है, दूसरा वाला आधा सच भी दिखाना है। इससे हम सहमत भी नहीं है, असहमत भी नहीं है, क्योंकि आधा सच है ये। तो ये भी दिखाएंगे, लेकिन वो भी दिखाएंगे। क्या आप सहमत हैं कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट है? हाँ सहमत हैं, लेकिन हाँ सहमत नहीं है क्योंकि ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है। आपने बात आधी लिखी है स्टेटमेंट में, और तब कंक्लूड करें उसे। देखिए प्रश्न, देखिए, यह कहा जाता है कि हाल के वर्षों में भारतीय संसद की छवि और प्रभाव में भारी गिरावट आई है। अब देखिए, आप अगर स्वीकार करेंगे तब भी फंसेंगे, और स्वीकार नहीं करेंगे तब भी वही हर आदमी को दिख रहा है कि भाई। तो फिर अब यहां उतने से ही समझ गए कि दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी। इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है ये भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ कमियां हैं ये भी, मतलब बीच का रास्ता वाली चीज हो जाएगी। तो आप इस विचार से कहां तक सहमत हैं? मतलब आपको अब यहां दोनों चीजें दिखानी है, सहमति भी दिखानी है और असहमति भी दिखानी है। प्रश्न 1999 का है, लेकिन जानबूझ के मैंने लिया क्योंकि आज के लिए भी ये प्रश्न उतना ही प्रासंगिक है जितना ये आज से 23 साल पहले प्रासंगिक था। आज भी उतना ही प्रासंगिक प्रश्न है। 1999 की जगह आज हम 2022-23 कर दें तो आज भी बिल्कुल यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और यूपी बिहार वाले तो यही कर रहे हैं। 66 बीपीएससी में आईएएस का ऐसे ही एक शायद 1997 का प्रश्न पूछा गया अभी जाके, एक 2004 का हूबहू प्रश्न आज से जो 20 साल पहले यूपीएससी ने पूछा था वो 66 बीपीएससी में पूछेगा अभी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले। तो हूबहू वही प्रश्न उठा के कॉपी टिप दिया जिसे कहा जाए।
तो आज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक प्रश्न है। इट इज सेड दैट द इमेज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैव सफर्ड अ सीरियस डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर्स। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस व्यू पॉइंट? 600 शब्द तब फुल लेंथ प्रश्न होते थे यूपीएससी में। बिहार में हम बात कर रहे थे, अभी भी फुल लेंथ क्वेश्चन होते हैं। फुल लेंथ मतलब यही 600 शब्द। यूपीएससी यूपी में तो अब छोटे पूछे जाने लगे, 150, 200, 250 शब्द वाले प्रश्न। बिहार में अभी भी फुल लेंथ प्रश्न है। बिल्कुल बिहार के लिए प्रश्न है ये, 67 मेंस में ही आ जाए प्रश्न, कोई बड़ी बात नहीं पॉलिटी में। तो अब हमें यहां दोनों पक्ष दिखाने हैं। अब यहां हमें एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन भी लिखना है, क्योंकि 600 शब्द हैं तो पर्याप्त शब्द हैं हमारे पास। तो यहां एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन भी लिखें, वही शक्ति पृथक्करण से शुरू करते हुए दिखाएं कि संसद मतलब विधायिका का काम क्या होता है। फिर उसके बाद काम दिखाते हुए ही ये भी दिखाएं कि कैसे अच्छा काम कर रही है संसद और कैसे अच्छा काम नहीं कर रही है संसद। तो मेन बॉडी में वो दोनों पक्ष डिस्कस करें कि हाँ इससे सहमत भी हैं और हाँ इससे सहमत नहीं भी हैं। तो 50-60 शब्द हम इंट्रोडक्शन लिखें पहले, उसके बाद मेन बॉडी के जो 500 शब्द हैं 200-250 शब्द में हम सहमति दिखाएं, 200-250 शब्द में असहमति दिखाएं, और तब लास्ट में बीच के रास्ते के साथ कंक्लूड कर दें। संसद अच्छा काम नहीं कर रही तो वो भी दिक्कतें दिखा दें कि विपक्ष की भूमिका क्या है, किस तरीके से बस सरकार की आलोचना के लिए आलोचना करना है, हर अच्छी नीति की भी आलोचना। अब अभी संसद का सत्र बस शुरू होना है, मॉनसून सत्र, और आप देखिए कि एक अग्निवीर का मुद्दा दे दिया है सरकार ने विपक्ष को। भले जितने चाहे रिटायर्ड सैन्य अफसर हों, विशेषज्ञ हों, ज्यादातर सब सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया के और कई सारे देशों में वो योजना लागू है, लेकिन हम विपक्ष को तो कुछ चाहिए। तो संसद का कामकाज कितना हो पा रहा नहीं हो पा रहा, पिछले कई साल से हमारे देश में एक राहुल गांधी और सोनिया गांधी का मुद्दा छाया रहेगा, ईडी जो रोज बुला रही है उन्हें, दूसरा अग्निवीर मामला मुद्दा, और तब तक जो ये सरकार है कि 20-25 दिन में एक आध मुद्दा और दे ही देगी, क्योंकि सरकार भी चुप बैठने वालों में है नहीं है जो ये सरकार है। तो बस वो 2-3 मुद्दे पकड़ के पूरा विपक्ष 20-25 दिन निकाल देगा संसद और काम। तो हमें सहमति भी दिखानी है कि हाँ किस तरीके से गिरावट आई पिछले कई सालों में। पिछला जो शीतकालीन सत्र था कुछ कामकाज हो पाया था ढंग से, अदरवाइज पिछले कई सालों में आप देखें कि कितनी बुरी स्थिति रही संसद सत्र की। और असहमति भी दिखानी है, ऐसा नहीं है कि संसद बहुत अच्छा काम कर रही है जनमत तैयार करने में, सरकार के ऊपर नियंत्रण करने में, विधेयकों पर चर्चा करने में, जो भी, तो हमें वो भी दिखाना है। और तब फिर वही कंक्लूड कि और बेहतर करने की गुंजाइश है, जो कुछ कमियां दिख रही हैं उन्हें दूर करने की जरूरत है। कुछ सुझाव उसी में कंक्लूजन में ही कुछ सुझाव देना है कि सर्वदलीय बैठकों की भूमिका बढ़ानी चाहिए, या जनता की भागीदारी, या और इस तरह से जो कुछ सुझाव हैं, तो कुछ प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट, कई सारे सुझाव फिर हम देते हैं संसदीय कार्यवाही को प्रभावी बनाने के। तो सुझाव देते हुए कंक्लूड कर देना है बात को। तो डू यू एग्री में ये जरूरी नहीं है कि आप एग्री हो ही जाएं, डिसएग्री भी कई बार होना पड़ता है, दोनों चीजें दिखा के बीच का रास्ता। तो फिर ये डू यू एग्री या क्या आप सहमत हैं होगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, एनालाइज, विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण तथा संश्लेषण दो विरोधी शब्द। संश्लेषण का मतलब अलग अलग चीजों को इकट्ठा कर दें, आप मिला दें, जोड़ दें उन्हें।
तो देखिए, संश्लेषण का अर्थ बिखरी हुई चीजों को आपस में जोड़ना या मिला देना है। मतलब विश्लेषण का अर्थ जुड़ी हुई चीजों को अलग अलग करना, तोड़ फोड़ करना, या कहें कि चीर फाड़ करना। तो किसी एक विचार या कथन को सरल से सरल हिस्सों में विभाजित करना, चीर फाड़ तोड़ फोड़ कर देना। किसी कथन का विश्लेषण करते हुए एक स्टूडेंट को अपने मन में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कितना, मतलब जितने एंगल से उसकी चीरफाड़ कर सकते हैं तो करना है। जितने डिफरेंट डायमेंशन दिखा सकते हैं दिए गए स्टेटमेंट के, वो दिखाना है। जितने ज्यादा एंगल दिखा सकते हैं वो दिखाना है। तो दिए गए कथन की चीरफाड़ सरल से सरल हिस्सों में विभाजित करना, तोड़ना। जितने ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन या एंगल हैं किसी बात के, वो सब डायमेंशन यहां शामिल कर लिए जाएं, तो हम इसे विश्लेषण या एनालाइज कहते हैं। देखिए, राज्य सूची को आवंटित प्रत्येक विषय पर एक अलग से केंद्रीय मंत्रालय या विभाग है। क्या इसका अर्थ संघ सरकार की सर्वोच्चता है, या कि विकास प्रशासन पर बल है? विश्लेषण कीजिए। There is a separate central ministry or department on each subject allocated to state list. Does it mean supremacy of the union government or an emphasis on development administration? Analyze. यूपीएससी में ही पूछा गया प्रश्न, फुल लेंथ प्रश्न, 600 शब्द। जानबूझ के हमने पॉलिटी वाले क्वेश्चन लिए कि ताकि अभी पवेड आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो चीजें थोड़ी बहुत आप समझ पाए। क्योंकि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन तो थोड़ा बहुत आदमी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानता है, कुछ नहीं पढ़ा तो पब्लिक एक्ट तो पढ़ेंगे तो जानेंगे, नहीं पढ़ा तो शायद नहीं जानते हैं। तो इसलिए जानबूझ के हमने प्रश्न जीएस के नेचर वाले, पॉलिटी वाले चुने कि ताकि पवेड नहीं भी पढ़ा तो आप समझ पाए। तो देखिए, आप भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, थोड़ा संदर्भ इसका देखें। फेडरल डेमोक्रेसी है, केंद्र और राज्य दो सरकारें हैं, दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। संविधान की अनुसूची 7 में हमने 3 सूचियां बनाई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उनके माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया है केंद्र और राज्य में। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, लागू करती है। राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती, लागू करती है। समवर्ती पे दोनों कानून बना सकते हैं। विवाद की स्थिति में प्राथमिकता केंद्रीय कानून को होती है। अब प्रश्न कह रहा है कि राज्य सूची के विषयों पे केंद्र में मंत्रालय हैं, तो हमें शुरुआत जो अभी हमने बोला वहीं से शुरुआत करनी है। संघात्मक शासन, 2 सरकारें और उनके बीच में शक्तियों का विभाजन, 3 सूचियां, और फिर किस सूची की क्या स्थिति, तो सबसे पहले यही दिखाना है। और तब उसके बाद फिर यहां आए कि ये दिखाएं कि कैसे राज्य सूची के कई विषयों पे केंद्र में मंत्रालय हैं। कृषि राज्य सूची का विषय है, केंद्र में कृषि मंत्रालय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, केंद्र में पंचायती राज मंत्रालय है। ग्रामीण विकास राज्य सूची का विषय है, केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय है।
स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय है। पुलिस राज्य सूची का विषय है, केंद्र में गृह मंत्रालय है जिसके अंडर में पुलिस है। तो हम दिखाएं इस बात को कि हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही लिखा है। राज्य सूची के बहुत सारे विषयों पे केंद्र में मंत्रालय है, उदाहरण। और तब फिर क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है? तो दो कारण तो यहां इन्होंने ही बताए हैं कि संघ की सर्वोच्चता है या विकास प्रशासन पे बल है। हम ये भी दिखाएंगे कि हाँ, संघ की सर्वोच्चता भी है क्योंकि यूनियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस है हमारे देश में, जिसमें राज्यों की तुलना में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है, तो उस वजह से भी ऐसा है। दूसरा भी हम दिखाएं कि विकास की भी चिंता है हमें, लेकिन और एंगल भी हैं इसके। तो हम कहें कि इन दो के अलावा और भी कई कारण दिखते हैं हमें। और कई कारण क्या है? तो राज्य सरकारों का असमर्थ होना भी एक कारण है। विभिन्न राज्यों के मामलों में एक रूपता लाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्वास्थ्य की जब बात कर रहे हैं तो आज आंसर लिख रहे हैं, तो हम कोरोना के संदर्भ में भी दिखाएं कि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय था, नहीं आज केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय होता, नहीं केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कुछ किया होता, तब तो देश में त्राही त्राही मच गई होती हर राज्य की। अगर बात करें, सब कुछ राज्यों के ऊपर छोड़ा होता तो अगर आज ही आंसर लिखेंगे तो हम स्पेशली स्वास्थ्य मंत्रालय की चर्चा, आज अगर यही प्रश्न पूछा जाएगा तो स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय के संदर्भ में ही प्रश्न है, और मेनली कोरोना के जो 2 साल उसी पे कि स्वास्थ्य कहने को राज्य सूची का विषय है, काम सारा केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया। तो इन दो के अलावा और भी एंगल हैं, हम वो भी दिखाएंगे कि इन दो के अलावा भी कई और कारण की जिस वजह से हमने ऐसा किया है। तो जितने डायमेंशन प्रश्न के हमने कहा, कब, क्या, क्यों, कैसे, वो सबकी हमें यहां चर्चा करनी होती है। मेरी बेटी क्लास 10th में एक प्रोजेक्ट मिला, उसे आज ही सुबह की बात है। तो प्रोजेक्ट है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपने सुना होगा, यूएन ने सन 2015 में जारी किए हैं, 2030 तक उन्हें पाना है। पहले सन 2000 में MDG आए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और फिर 2015 में SDG आए। उसके ऊपर उसे प्रोजेक्ट मिला कि SDG के जितने गोल हैं किसी एक को चुने, उस पर पूरा एक प्रोजेक्ट उसे तैयार करना है। तो उसी में एक प्रोजेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसे मिला कि उस पर प्रोजेक्ट बनाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फिर उसने आज ही पूछा कि पापा इसमें जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में दिखाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आर्ट, कल्चर, डांस, इनको प्रमोट किया जा रहा है, अब उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या रोल रिलेशन है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो फिर हमने समझाया उसको, हमने कहा देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत अगर हिंदी करें तो सतत विकास, मतलब विकास ऐसा नहीं हो कि आज तो हुआ और कल, कि आज तो खूब मलाई पनीर खाया और वो मुर्गा खाया और कल भूखे मर रहे वाली बात। एक तो सतत सस्टेन यही होता है कि जो आज है कल भी परसों भी सस्टेन रहे, निरंतरता रहे उसमें। लेकिन हमने कहा सतत विकास की और भी डायमेंशन है। सतत विकास में समावेशी विकास भी शामिल होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है, सतत विकास में समावेशी विकास। तो हमने कहा जो नॉर्थ ईस्ट है, तो एक तो वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पार्ट है कि ऐसा नहीं कि केवल यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान का विकास हो, नॉर्थ ईस्ट छूट जाए पीछे, ये डायमेंशन से जोड़ना है हमें उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। दूसरा हमने कहा कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो उसमें केवल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नहीं होती है, बल्कि उसमें हमारा आर्ट, कल्चर भी उसका पार्ट है, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ है तो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे जीवन के जितने पक्ष होते हैं वो सब उसमें शामिल होने चाहिए। तो केवल खाना पीना या केवल
रोजगार अच्छा मिल जाना ही नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें हम किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, कैसा बोल चाल कर रहे हैं, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा आर्ट कल्चर, ये सारी बातें उसमें शामिल होती। तो हमने कहा उससे जोड़ना है। तीसरी बात हमने कहा जो लोकल आर्ट है, डांस है, हमने कहा ये कौन लोग करते हैं? ये आप और हम नहीं करते। आप और हम तो बिहार से एमपी से उठ के दिल्ली में आ गए, हम थोड़ी बिहार एमपी के जो लोकल डांस है कि आर्ट है वो कर रहे हैं। हम तो सब वेस्टर्न कल्चर हो उसको मॉडर्नाइजेशन के नाम पे उसको अपना लिया। तो वो जो लोकल आर्ट डांस कल्चर है वो कौन कर रहा है? हमने कहा जो ये स्थानीय पिछड़े हुए लोग हैं जो वहीं रह रहे हैं, तो उनका विकास। भाई आर्ट एंड कल्चर का विकास होगा, उनके डांस का मतलब पिछड़े लोगों का विकास होगा, क्योंकि वही लोग कर आज बचाए हुए उन हमारी स्थानीय परंपराओं को। आप और हम नहीं बचाए हैं अपनी स्थानीय परंपराओं को, वो बचाए हैं। तो हमने कहा वो एंगल डालना है फिर उसमें कि अगर लोकल डांस है, लोकल आर्ट है, उसका विकास होगा तो पिछड़े वर्ग का विकास होगा, जो लोग उन परंपराओं को बचाए हुए हैं। और पिछड़े वर्ग का विकास होगा तो वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए। चौथी बात हमने कहा देखिए अब वो क्लास 10th की बच्ची है, लेकिन अब जब आया मेरे सामने मुद्दा, उसने पूछा तो फिर हम चौथी बात हमने कहा वहां डांस डेवलप होगा, आर्ट कल्चर पेंटिंग ये सब डेवलप होगा, उसे नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे ख्याति मिलेगी, तो उससे उनकी इकोनॉमी भी ग्रो होगी। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, वो अपना अमेजोन पे भी बेच सकते हैं अपनी चीज़ों को, तो उससे इकोनॉमी ग्रोथ होगी, तो उससे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जोड़ना, फिर टूरिज्म बढ़ेगा। तब देखिए उस एक बात की कितनी चीर फाड़ कर दी हमने। और फिर यही शब्द हमने यूज किया, हमने कहा बेटा इसी को कहा जाता है एनालिसिस करना, कि एक दी गई लाइन की कितनी आप कितने अलग अलग डायमेंशन से चीर फाड़ कर सकते हैं, बात को कहां से कहां खींच के, इलास्टिक टाइप आप कहां से कहां बात को खींच के, ये है विश्लेषण या एनालिसिस। एक लाइन का स्टेटमेंट है, कितने डिफरेंट डायमेंशन हो सकते हैं उस बात के। तो संश्लेषण का मतलब हमने कहा कि अलग अलग बिखरी चीजों को जोड़ना, और विश्लेषण मतलब कि तोड़ना। जितना अलग अलग डायमेंशन में हम किसी चीज को समझा सकते हैं वो करना, तो विश्लेषण कीजिए। और आगे बढ़ें, आलोचना कीजिए, क्रिटिसाइज। इसका सीधा तात्पर्य है छिद्रान्वेषण करना, अर्थात छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। आलोचना जनरली हम जानते हैं मतलब होता है निगेटिव, लेकिन ध्यान रखना है कि आलोचना में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा की जाती है। विशेष बल नकारात्मक पहलू पर होता है, और अंत में एक प्रभावी निष्कर्ष जो स्पष्ट करे कि हम क्या फाइनल, क्या कंक्लूजन, क्या कहना चाहते हैं, तो अंततः क्या विचार प्रकट करना चाहते हैं, उस पे एक प्रभावशाली निष्कर्ष। तो जनरली आलोचना का मतलब हर आदमी जानता है, क्रिटिसाइज करना मतलब किसी की बुराई करना, उसके बारे में नेगेटिव नकारात्मक बातें बोलना। लेकिन सकारात्मक भी दिखाना होता है, थोड़ा कम होता है सकारात्मक। आलोचना मतलब कमियां बुराइयां, नकारात्मक होता है ज्यादा। और फिर कंक्लूड किया जाता है तो कहा जाता है क्रिटिसाइज या आलोचना। देखिए संघ तथा राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों की
आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो वो आलोचना प्लस व्याख्या हो गया। तो व्याख्या का मतलब देख ही रहे हैं, आलोचना भी देख रहे हैं, तो आलोचनात्मक व्याख्या हो गया। दो को जोड़ दिया एक साथ। व्याख्या का मतलब है कि देखिए, हमें ये बीपीएससी का ही प्रश्न है, तो 600 शब्द में लिखना है, मतलब जो 10 शब्द लिखे हैं 10 को खींच के कहां तक ले जाना है, 600। तो व्याख्या, और उसमें आलोचना भी है, तो मतलब थोड़ा सा सकारात्मक और बहुत सारा नकारात्मक। तो व्याख्या प्लस आलोचना है। तो चूंकि 600 शब्द में केवल आलोचना कितनी करेंगे, तो व्याख्या भी कर देंगे पहले, और फिर आलोचना सकारात्मक कम होंगे, नकारात्मक बहुत सारे होंगे, और तब कंक्लूड करेंगे। तो केंद्र संबंध के जो 3 तरह के संबंध हैं, शक्तियों का बंटवारा है, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय संबंध क्या है वो डिस्कस करें, उनकी आलोचना करें, सकारात्मक कम, नकारात्मक ज्यादा, कंक्लूड करें। तो ये आलोचना है, आलोचनात्मक व्याख्या है, मतलब 2 को जोड़ दें आपस में हम। अगला देखिए, परीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, समीक्षा कीजिए, समालोचना कीजिए, निरीक्षण कीजिए, गुण दोष विवेचन कीजिए। सबके मतलब एक ही होते हैं, एग्जामिन, रिव्यू, एसेस। एग्जामिन जनरली अंग्रेजी में यही शब्द प्रयुक्त होता है, बहुत पॉपुलर। हिंदी में अलग अलग लिख दिया जाता है, इंग्लिश वर्ड जनरली एग्जामिन यूज किया जाता है। रिव्यू या एसेस भी रेयर मिलेगा, ज्यादातर आपको एग्जामिन मिलेगा। और हिंदी में ट्रांसलेशन इनमें से कुछ भी मिल सकता है, परीक्षा या परीक्षण या समीक्षा या निरीक्षण या समालोचना। ऐसे प्रश्न उम्मीदवार से किसी तथ्य या कथन की अच्छाइयों और बुराइयों की गहरी समझ की अपेक्षा करते हैं। इन प्रश्नों में बस अंतर अब देखिए बताया गया है, अच्छे और बुरे पक्षों का अनुपात लगभग बराबर होता है, जबकि आलोचना, जस्ट अभी हमने बताया कि आलोचना में नकारात्मक पक्ष का अनुपात बढ़ा दिया जाए, अर्थात 20 से 25% सकारात्मक और 70 से 75% नकारात्मक। तो ये है आलोचना। और जब लगभग 50-50 हो जाए तो वो है परीक्षा, समीक्षा। बस इतना ही अंतर, लेकिन यही अंतर तो सब कुछ है। उसी तरह से आपकी कॉपी चेक होगी, उसी तरह से नंबर मिलेगा कि हमने एग्जामिन करने के लिए कहा था कि क्रिटिसाइज करने के लिए कहा था। एग्जामिन है तो हम वो देखेंगे, और क्रिटिसाइज है तो हम ये देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग नंबर होंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव लगभग इक्वल रखे जाते हैं। जब परीक्षा समीक्षा एग्जामिन की बात आती है तो क्रिटिसाइज में नेगेटिव ज़्यादा होता है, पॉजिटिव कम, ना के बराबर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनका। प्रश्न अब आसानी से समझ सकते हैं आप। 73वें संविधानिक संशोधन के पश्चात पंचायती राज की विभिन्न उपलब्धियों का परीक्षण कीजिए। यूपीपीसीएस का प्रश्न, एग्जामिन द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ पंचायती राज आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखिए 600 शब्द हैं, चूंकि फुल लेंथ प्रश्न है तो हमें दिखाना है कि पंचायती राज और 73वां संशोधन क्या है, उसके प्रावधान क्या, पहले ये दिखाएंगे, और तब फिर सकारात्मक नकारात्मक। लगभग 200 शब्द में तो 73वें के प्रावधान दिखाएं, प्रोविजन दिखाएं, पंचायती राज क्या है वो दिखाएं। लगभग 200 में सकारात्मक पक्ष दिखाएं, लगभग 200 में नकारात्मक पक्ष दिखाएं, और लास्ट में
50 शब्द में कंक्लूड कर दें। शुरू में इंट्रोडक्शन लिखना है तो 50 शब्द इंट्रोडक्शन, इसको 200 की जगह 150 कर दें। तो जितनी उपलब्धियां दिखाएंगे उतनी ही कमियां भी दिखाएंगे, लगभग इक्वल रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, जब बात होगी एग्जाम परीक्षा की। परीक्षा में देखिए होता ही है ये, आपकी आप आंसर लिख रहे हैं, हम आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, मतलब वही एग्जामिन कर रहे हैं, तो हम दोनों पक्ष जो आपकी अच्छी बातें हैं वो भी आपको बताएंगे, जो आपकी कमियां हैं वो भी बताएंगे। तो दोनों चीजें होती हैं परीक्षा में। मूल्यांकन कीजिए या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। एवेल्युएट, क्रिटिकली एवेल्युएट। मूल्य आंकना, अगर संधि विच्छेद करें, मूल्य आंकना। मूल्यांकन का अर्थ है किसी कथन या वस्तु के मूल्य का अंकन या निर्धारण करना। ऐसे प्रश्नों में एक स्टूडेंट से अपेक्षा होती है कि वह पूछे गए विषय का सार्वकालिक या वर्तमान महत्व रेखांकित करे। महत्वपूर्ण बात, कि जब मूल्यांकन की बात होती है तो इसमें हम वर्तमान समय की चर्चा करते हैं। उसमें वर्तमान महत्व को रेखांकित करे, उसकी कमियां बताए और अंत में स्पष्ट करे कि उस कथन या वस्तु की समग्र उपयोगिता कितनी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब मूल्यांकन वर्ड होगा तो इसमें आपको वर्तमान समय में उसका रेलिवेंस या प्रासंगिकता भी दिखानी होगी। जब कहा जाएगा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की परीक्षा कीजिए, तो 200 शब्द में एफ.डब्ल्यू. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध क्या है ये दिखा दिया, 200 में सकारात्मक दिखा दिए, 200 में नकारात्मक दिखा दिए, कंक्लूड कर दिया। जब कहा जाए कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना कीजिए, 200 में वैज्ञानिक प्रबंध दिखा दिया, 50 में सकारात्मक दिखा दिए, 300 में नकारात्मक दिखा दिए और कंक्लूड कर दिया। अंतर समझिए। और जब कहा जाए कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का मूल्यांकन कीजिए, 200 में टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध दिखा दिया, 100 में सकारात्मक दिखा दिए, 100 में नकारात्मक दिखा दिए और 200 शब्द में वर्तमान समय में दिखाया कि टेलर आज कितने उपयोगी हैं या नहीं है, और तब कंक्लूड किया। देखिए तीनों का अंतर। कि आलोचना कीजिए तब क्या, परीक्षण कीजिए तब क्या, और मूल्यांकन कीजिए तब क्या। तो मूल्यांकन में हमें जो ट्रेडिशनल पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो भी दिखाने हैं, किंतु वर्तमान से जोड़ते हुए भी उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो दिखाने होते हैं। वर्तमान से जोड़ते हुए मतलब उसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं रेलिवेंस या प्रासंगिकता। तो मूल्यांकन में ये भी डालना होता है। तो परीक्षण में केवल पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मूल्यांकन में आज के संदर्भ की भी चर्चा होगी, तो वो बनेगा मूल्यांकन। मूल्य का आज के समय में आप अंकन कीजिए। तो आज का समय वहां लिखाया नहीं, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि मूल्यांकन का मतलब यही है कि वर्तमान समय की भी आपको चर्चा करनी है उसमें। तो इसे कहते हैं मूल्यांकन या आलोचनात्मक मूल्यांकन। प्रश्न है, भारत में
आम चुनाव में मतदाता निरीक्षण, पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट के प्रयोग का मूल्यांकन कीजिए। एवेल्युएट द यूज ऑफ वीवीपैट इन द जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया, यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न। आंसर कितने से शब्द में लिखना है? केवल 125 शब्द में। अब वीवीपैट तो चूंकि कॉन्सेप्ट ही आधुनिक है, इसलिए इसमें तो हम आज ही की चर्चा करेंगे तो सब हो जाएगा। इसमें कोई ट्रेडिशनल पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं। एक तो शब्द इतने कम हैं और दूसरी बात की कॉन्सेप्ट भी आधुनिक है, तो इसमें तो आज ही की चर्चा होनी है। तो क्या है वीवीपैट, 2 लाइन में दिखा के और बस उसके आज के समय में क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, बस टोटल 125 शब्द लिखने हैं तो हो जाएगा। अगर पुराना कोई मुद्दा होता तो हमने कहा ट्रेडिशनल पॉजिटिव नेगेटिव भी दिखाते, जैसे वैज्ञानिक प्रबंध हमने कहा, और आज के समय में भी हम उसकी प्रासंगिकता दिखाते। तो इस तरह से ये जो पॉपुलर टेल वर्ड हैं उन सब के मतलब अब ध्यान रखना है आपको इसी हिसाब से, और इसके अकॉर्डिंग अब जो आपके सामने आंसर आएंगे, चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे वो जीएस हो, टेल वर्ड यही रहेंगे, इनके मतलब यही रहेंगे। वो लोक प्रशासन में अलग, इतिहास में अलग, भूगोल में अलग नहीं होंगे। वो तो यूनिवर्सल शब्द टेल वर्ड हैं, मतलब उनके हर जगह वही है। और एग्जाम्पल सारे आप देखिए, कोई सिंगल हमने ऐसा प्रश्न नहीं बताया जो प्योर पवेट की थ्योरी हो, इसीलिए कि ताकि शायद आप नहीं समझ पाए। अभी बोलने में बोल दिया हमने टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध, अदरवाइज तो जितने प्रश्न हमने लिए जानबूझ के सारे जीएस के ही लिए, कि ताकि पवेट नहीं भी पढ़ा है तो समझ पाए। तो इसलिए बस ये सारे टेल वर्ड ध्यान रखें। और फिर देखिए, जो रोज हम बात करते हैं कि ताकि आप अपनी गलतियों से सीखें, हिम्मत नहीं हारें, हौसला बनाए रखें अपने ऊपर। हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि कम से कम 1 से 1.5 साल और ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। तो सिविल सेवा परीक्षा में धैर्य या पेशेंस की जरूरत बहुत होती है। और यह सच्चाई तो यह है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में 2 साल कोरोना ने भी ये सिखा दिया कि पेशेंस रखे रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे तो बचे रहेंगे, और हिम्मत हार जाएंगे तो देखिए, ज्यादातर लोग किसान परिवार के हैं तो सब जानते हैं कि मेहनत रोज की जाती है, फल रोज नहीं लगता है। तो वही बात लिखी गई है कि माली या किसान पौधों में पानी रोज देता है, रोज उसकी सिंचाई गुड़ाई जो भी करता है, लेकिन फल अपने समय पे ही आते हैं। फल रोज नहीं लगते, रोज काटा रोज खाया वाली बात नहीं होती है। मेहनत रोज करनी होती है, फल तो जब समय आता है तभी लगते हैं। और कई बार तो साल साल भर फल नहीं लगते, फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे तो फल की उम्मीद रहेगी, मेहनत ही नहीं करेंगे तब तो जीरो। मेहनत करने के बाद भी कई बार गारंटी नहीं है कि फल लगेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उम्मीद तो है कि फल लगेगा। और मेहनत ही नहीं करेंगे तब तो गारंटी है कि नहीं ही लगेगा। तो माली रोज पानी देता है, रोज सिंचाई करता है, लेकिन फल रोज नहीं आते, फल मौसम में ही आते हैं। इसीलिए पेशेंस या धैर्य जीवन में बहुत जरूरी होता है। हर काम का समय होता है, मेहनत निरंतर करनी है, फल समय पर ही मिलता है, और मिलता जरूर है। नहीं मिले तो फिर वही बात, यहां नहीं मिलेगा तो कहीं और मिलेगा, लेकिन मिलता तो है ही। इस संदर्भ में भी ये बात उतनी ही सही है। ये जो हम बात कर रहे हैं आंसर, उत्तर लेखन, राइटिंग स्किल, तो ये भी तो देखिए वही है कि रोज 1 प्रश्न 2 प्रश्न के आंसर लिखें, मतलब पेड़ में पानी दें, सिंचाई करें, फल मिलेगा 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद। वो आप सोचें कि रोज उसका तुरंत हमें रिजल्ट दिख जाए, रोज परिणाम या फल, तो ऐसा
नहीं हो सकता है। फल मिलेगा, दिखेगा समय आने पर। उसके लिए आप अपनी मेहनत नहीं रोक सकते, वो आपको निरंतर करनी पड़ेगी। पानी तो पेड़ में रोज डालना ही है, मेहनत करनी है। सो प्रयास करना है, हमें हर लेवल पे करना है। वो कॉन्सेप्ट हो, वो आंसर राइटिंग हो, या और जितनी जरूरी चीजें बताई हैं, वो तब फल तो मिला ही। तो रोक रहे हैं आज की क्लास यहीं तक। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, तो यस नो, तो यहाँ तो हम मीन्स की बात कर रहे हैं। मीन्स में यस नो कैसे होगा? मीन्स में तो आपको 200-500 शब्द में लिखना ही होगा। तो इंटरव्यू की बात होती है तब वो फिर अलग वहाँ आस्पेक्ट होता है, अलग वहाँ अप्रोच होती है। यहाँ तो अभी हम मीन्स राइटिंग स्किल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो हमने कहा कि जैसा प्रश्न होगा उसके अकॉर्डिंग जवाब होगा। अंग्रेजों ने वैसा किया, स्वार्थ अपना था, हालांकि कुछ फायदे हमें भी हुए उसके। यहाँ तो यही है अप्रोच। बाकी अब इंटरव्यू की अप्रोच भी यही रहेगी, हालांकि वहाँ कई बार बदलते भी है अप्रोच हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बस ये। और मीन्स में तो चूंकि एक शब्द में जवाब देना नहीं है ना, एक लाइन में। मीन्स में तो भाई जब लिखना है तो स्कोप है तो हम उसके अकॉर्डिंग अप्रोच चुनते हैं, तो बदलता है। हाँ हाँ, तो वहाँ दोनों चीजें होंगी कि भाई अंग्रेजों ने अपने स्वार्थों की वजह से ऐसा किया, लेकिन हमें भी उसके कुछ बेनिफिट तो हुए ही, बस ये है। वो तो यहाँ पवेड में भी देखेंगे, अंग्रेजों ने प्रशासन में बहुत कुछ हमें दिया। पूरा जो आज हमारा प्रशासनिक ढांचा है, लगभग सब अंग्रेजों की देन है वो हमें। तो हम दिखाते हैं कि अंग्रेजों ने क्या क्या दिया, लेकिन फिर ये दिखाते हैं कि देना उनका पर्पज नहीं था, वो अपने स्वार्थ के लिए किया, वो तो मिल गया हमें। जो दिया उससे ज्यादा कीमत वसूली उनने हमसे, तो फिर तो इस तरह से है। नहीं समझे बात हम, फिर से बोलिए प्रश्न। हम्म, नहीं किए थे धीरे धीरे। जब कंपनी बनाए तब ये पर्पज नहीं था, तब तो शुद्ध एक व्यापारिक कंपनी थी वो। धीरे धीरे फिर यहाँ की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उद्देश्य बदले थे अंग्रेजों के। तो वो था, वो जब बनाया था तब नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बाद में फिर बदला था वो। हाँ हाँ, बस वही परीक्षा प्लस आलोचना। परीक्षा में बताया हमने कि लगभग इक्वल होगा पॉजिटिव नेगेटिव, आलोचना में नेगेटिव ज्यादा होगा। तो यहां भी जब आलोचनात्मक परीक्षण है, थोड़ा सा नेगेटिव बढ़ जाएगा। बस परीक्षण में इक्वल बताया, आलोचनात्मक परीक्षण थोड़ा सा नेगेटिव बढ़ा दीजिए, 40-60, 30-70 बस कर दीजिए, बस तो ये हो जाएगा उसमें। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन हैं कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, तो चलिए आज यहीं रोक रहे हैं, कल मिलेंगे। सो और एक इशू, कल एक लोक प्रशासन का ही टॉपिक लेंगे। उसमें एक ही टॉपिक से कैसे डिफरेंट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो यहां हमने आज आपसे बात किया कि टेल वर्ड बदलता है तो आंसर बदल जाता है। अब कल बात करेंगे कि एक ही टॉपिक है लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप के प्रश्न होते हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर बदल जाता है। अब वहां टेल वर्ड नहीं, टेल वर्ड सब में कुछ भी रख दें, लेकिन फिर भी एक ही टॉपिक से अलग अलग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर लिखना होता है। तो कल उस एक एंगल की एनालिसिस करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, तो होगा वो भी राइटिंग स्किल का ही पार्ट। पबेट के ही एग्जाम्पल, लोक प्रशासन के ही एग्जाम्पल के संदर्भ में अब उसे समझेंगे कि एक ही टॉपिक से कितने डिफरेंट टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। सो आज इतना ही, कल मिलेंगे। धन्यवाद।